दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है कुंवर बलजीत सिंह की बुक बिग कैट एनकाउंटर्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है मैन ईटर ऑफ धरासू। कुंवर बलजीत सिंह कहते हैं कि इस कहानी का टाइटल मैंने दिया है मैन ईटर ऑफ धरासू, इसलिए नहीं दिया है कि वो नरभक्षी तेंदुआ वारदात करता था धरासू में। इसलिए दिया है क्योंकि हमारा जो हेडक्वार्टर्स था वो था धरासू में। मैन ईटर का इलाका धरासू से 30 किलोमीटर के दायरे में था, अलकनंदा नदी के किनारे पर। पहले 5 से 6 किलोमीटर तक जो आदमखोर का इलाका जाता था वो अलकनंदा नदी के एकदम किनारे से जाता था, बस 300-400 मीटर ऊपर। अब रोड कच्ची थी, पक्की थी नहीं, तो हमारी जो जीप थी उसे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और जो रोड बनाई गई थी वो चट्टानों को काट के बनाई गई थी, तो जो चट्टानों के नुकीले हिस्से निकले हुए थे, कई बार हमारी जीप की छत पे बस लगते लगते बचते थे। जो उस कच्ची सड़क पर पत्थर बिछे हुए थे वो हमारी जीप के टायरों से उछल के अलकनंदा नदी में ही जाके गिरते थे। और जो हमारा एक टायर था वो सड़क के एकदम किनारे पर चलता था, अब गिरे कि तब गिरे। यानी कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक रोड थी जिस पर मैंने कभी भी ट्रैवल किया था। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें ड्राइवर दिया था बहुत ज़्यादा बातूनी था, पूरे रास्ते ड्राइव करते करते बातें ही करते रहता था और उसे इस रोड से जरा भी डर लगता नहीं था, लेकिन डर तो हमें लगता था। वो सड़क पर गाड़ी ऐसे चलाता था जैसे वो चला रहा है हाईवे पर, और जब हमसे कुछ बातें करता था तो हमारी तरफ ही देखने लगता था। हमें डर लगता था कि हम अलकनंदा नदी में ही जाने वाले हैं। हम उससे कहना चाहते थे कि भाई सड़क पर भी देख लो, तो हम सोने की एक्टिंग करने लगते थे ताकि वो अपनी बातें बंद कर दे और देखे सड़क की तरफ। अब हम पहुंचे वहां पर सुबह 10 बजे, और जो वहां के लोकल लोग थे वो हमें अलग अलग जगह दिखाने लेके गए जहां जहां पर वारदात की थी उस आदमखोर ने। अब वो सारी जगह देखने के बाद सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर हम लोग चाय पी रहे थे, तभी एक आदमी हमसे मिलने आया जिसे ये खबर मिली थी कि हम लोग मारने आए हैं उस मैन ईटर लेपर्ड को। उस आदमी ने हमें बताया कि उसने देखा है मैन ईटर को जब वो जा रहा था अपने घर के पास के एक छोटे से बाजार की तरफ। उस आदमी ने बताया कि एक बच्चे की जान भी उसी मैन ईटर ने उसी इलाके में ली थी, और जब लोग उसे ढूंढने के लिए गए तो बड़े बड़े बोल्डर्स के पीछे गायब हो गया। अब वो जो गांव था वो एक पहाड़ी के शोल्डर पर था, और जहां पर अभी हम लोग थे उससे था 4 किलोमीटर की दूरी पर। अब हमने 1 मिनट की भी देरी नहीं की, क्योंकि वैसे ही शाम के 4 बज चुके थे। हम निकल पड़े उस तरफ जहां उस आदमी ने बताया था। अब पहला 1 किलोमीटर तो बहुत सही था, उसके बाद जो रास्ता था वो बकरी के जाने का रास्ता था, करीब 1 फीट ही चौड़ा था। अब इस रास्ते की खड़ी चढ़ाई थी। एक दूसरा रास्ता था जिसमें चढ़ाई कम खड़ी थी, लेकिन वो रास्ता इस रास्ते से करीब करीब दुगना था। अब चढ़ते चढ़ते हमें 2 जगह आराम करना पड़ा, क्योंकि चढ़ाई ही इतनी खड़ी थी। पानी पीने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो रही थी, और हमारे पास था केवल एक बोतल पानी। आसपास कोई पहाड़ी झरना भी नहीं था। अब जैसे तैसे करके हम गांव पहुंच गए। करीब 1.5 घंटा चढ़ने के बाद हम पसीने से नहा चुके थे। अब जिस जगह पर उस आदमखोर को गांव वाले ने देखा था और जहां पर एक बच्चे की जान भी ली थी उस मैन ईटर ने, वो जगह ऐसी थी कि कुछ बोल्डर तो इतने बड़े थे जैसे कि वो हों फुटबॉल के साइज के, और कुछ बोल्डर्स इतने बड़े थे कि वो थे एक बड़े कमरे के आकार के। अब जो वो एरिया था करीब 5 एकड़ का एरिया था, और जितने बड़े बड़े बोल्डर थे हर बोल्डर के नीचे इतने बड़े छेद या सुराख थे कि उनके अंदर लेपर्ड घुस सकता था और किसी दूसरे बोल्डर के नीचे से निकल सकता था। कहीं कोई पग मार्क दिख नहीं रहा था, क्योंकि वहां पर घास बहुत ज़्यादा थी, धूल या रेत थी नहीं। आपस में विचार विमर्श करने के बाद हमने ये तय किया कि एक बकरी को बांधेंगे बेट के रूप में और इंतजार करेंगे उस आदमखोर का। शाम के 6 तो पहले ही बज चुके थे। जल्दबाजी में गांव से बकरी मंगाई गई, बांध दी गई। अब सवाल ये उठता था कि हम कहाँ बैठे।
ना तो आसपास था कोई पेड़ और ना ही थी कोई झाड़ी। पहले हमने सोचा कि किसी बड़े बोल्डर पर बैठ जाएं, लेकिन फिर ऐसा लगा कि वो आदमखोर पक्का हमें देख लेगा। फिर हमने सोचा कि एक बड़े बोल्डर के तल्ले पर यानी कि जमीन पर बैठे, लेकिन मुद्दे की बात थी कि वहां पर भी था छेद। अब कहीं ऐसा ना हो कि या तो मैन ईटर उसी छेद में घुसा हो, या फिर वो जितने सारे छेद थे आपस में इंटरकनेक्टेड थे, कहीं मैन ईटर उस छेद से ही ना निकल आए। तो हमने डिसाइड किया कि इस छेद को हम लकड़ियों से और पत्थरों से बंद कर दें और फिर यहाँ बैठ जाए। बकरी को बांध दिया गया। बकरी थी हमसे 50 फीट नीचे और डिस्टेंस था 50 गज। अब जितने गांव वाले आए थे उनको हमने बोल दिया कि आप यहाँ से चले जाइए और जोर जोर से बातें करते हुए जाइएगा, ताकि बकरी को लगे कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है और वो शुरू कर दे मिमियाना। और अगर लेपर्ड आसपास कहीं होगा और उसने देख भी लिया होगा कि कुछ लोग यहाँ पर हैं, तो उसे लगे कि लोग जा चुके हैं, उसके लिए रास्ता क्लियर है डिनर करने के लिए। ऐसा ही हुआ। बकरी को लगा कि उसे अकेला छोड़ दिया गया है, उसने जोर जोर से मिमियाना शुरू कर दिया। लेकिन जो आसपास के मच्छर थे वो डिनर कर रहे थे हमारे ऊपर बैठकर। अब हमें बैठे बैठे करीब 2 घंटे हो चुके थे, तभी हमें अपने पीछे की तरफ से कुछ खुरचने की आवाज़ आने लगी। पहले तो हमें समझ में नहीं आया कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि ये उस छेद से ही आवाज़ आ रही थी जिसे हमने लकड़ियों और बोल्डर से बंद कर दिया था। यानी जिसको ढूंढा गली गली वो घर के पिछवाड़े मिली। अब ये आदमखोर आ रहा था, उस छेद से ही आ रहा था, उन पत्थरों को हटा रहा था, लकड़ियों को हटा रहा था। अब हम लोग बिना कोई आवाज़ किए एक साइड में हट गए। हम बिल्कुल तैयार थे गोली चलाने के लिए। तभी वहां से आवाज़ आनी बंद हो गई। अब मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुंह से ही बाहर आ जाएगा। अब ये टेंशन मैं ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो मैंने अपनी उंगली को हरकत दी टॉर्च का बटन जलाने के लिए। जैसे ही मैंने टॉर्च जलाई, अचानक से सरसराहट की आवाज़ आई और जो भी जानवर था वहाँ पर वो साइड में हो गया। अब जो मुझे नज़र आया वो उसका पिछवाड़ा नज़र आया। वो जानवर कौन सा था ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना तो तय था कि वो लेपर्ड नहीं था। अब जब इतनी सारी आवाज़ आ चुकी थी तो हमने डिसाइड किया कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। बकरी ने मिमियाना भी बंद कर दिया था। अगर लेपर्ड आसपास कहीं होता तो उसने वो खरोचने की आवाज़ सुन ली होगी। अब वो नहीं आएगा। अब जो धरासू का रेस्ट हाउस था वो वहाँ से 3 घंटे की दूरी पर था। रास्ता भी अच्छा नहीं था, क्योंकि जब हम आए थे तो हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहीं कहीं पर रहेंगे और हमारे लिए इंतज़ाम कर दिया गया एक कमरे का। अब ये कमरा था एक प्राइमरी स्कूल का, और इस कमरे में मेरा एक अनुभव है लेपर्ड के साथ, जिसका जिक्र मैंने अपनी इस बुक में कहीं और किया है। अगले दिन हमें खबर मिली कि कुछ लोगों ने मैन ईटर को एक गुफा में घुसते हुए देखा है। उन लोगों ने उस गुफा को घेर लिया था और हमें बोला गया था कि जल्दी से आइए। अब कल रात जहाँ पर हम बकरी के साथ बैठे थे वहाँ से वो जगह करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर थी। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा बहुत सारे लोग अलग अलग ग्रुप्स में वहाँ पर खड़े हुए हैं, और जहाँ पर लोग खड़े थे वहाँ से करीब 50 फीट नीचे थी वो गुफा और एक पहाड़ी के किनारे की तरफ थी। वहाँ पर एक बड़ा पेड़ था जिसके के नीचे वो लोग खड़े थे, और उस पेड़ से करीब 50 फीट नीचे एक बहुत बड़ी चट्टान थी, और ये चट्टान झुकी हुई थी एक दूसरी चट्टान की तरफ। तो एक त्रिकोणीय मुहाना था, बना रहा था उसे एक गुफा। अब जो उसका मुहाना था वो इतना बड़ा था कि एक आदमी खड़े खड़े उसके अंदर चला जाए। अब उस गुफा के मुहाने से करीब 50 फीट नीचे एक और गुफा का मुहाना था। अब इस गुफा के अंदर कोई आदमी अगर जाना चाहे तो उसे अपने 4 पैर यानी 2 हाथ और 2 पैरों पर चल के जाना होगा। एक तीसरी ओपनिंग भी थी जो गुफा के साइड में थी। पूरा इलाका घास से कवर्ड था और घास की ऊंचाई थी करीब करीब 1 फुट। और जो घास का कवर था वो ऐसा था कि अगर मैन ईटर वहां से निकलना चाहे तो उसे कोई भी देख नहीं पाता। अब लोग बार बार जोर दे रहे थे कि आदमखोर उस गुफा के अंदर ही है, और वो लोग चाहते थे कि हम लोग उस गुफा के अंदर जाएं। अब काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद ये तय हुआ कि गुफा के अंदर मैं जाऊंगा, मेरे साथ जाएगा एक गांव वाला, और जिसके की हाथ में होगी इलेक्ट्रिक टॉर्च। अब जो बाहर लोग खड़े हुए हैं
वो निगाह रखेंगे मेरे साथियों के साथ बाकी की दो ओपनिंग्स के ऊपर। अब मैंने अपने साथ रखी शॉटगन और मैंने पहले यह पक्का कर लिया कि मेरे साथ जो गांव वाला जा रहा है वो लेपर्ड को देख के भाग नहीं जाएगा। अब मैं गुफा के अंदर घुसते ही मैंने देखा बहुत सारे पगमार्क थे उस आदमखोर के। कुछ पगमार्क थे पुराने, कुछ थे एकदम ताजे। करीब 4-5 कदम बढ़ने के बाद गुफा के अंदर का फ्लोर एकदम पथरीला हो गया था। अब पगमार्क देखे जाने की कोई संभावना नहीं थी। अब हम गुफा के अंदर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। हमारी सारी इंद्रियां सजग थी, यानी कि अलर्ट थी। बंदूक के ट्रिगर पर मेरी उंगली थी। किसी भी वक्त मैं गोली चलाने के लिए तैयार था। वो आदमी मेरे पीछे पीछे चल रहा था। उसने अपने कंधे पर रखी थी इलेक्ट्रिक टॉर्च और वो टॉर्च उजाला कर रही थी उस अंधेरी गुफा में। अब इसी अंदाज में हम लोग चलते रहे करीब करीब 100 फीट। अभी तक हमारा किसी से भी मुकाबला नहीं हुआ, आमना सामना नहीं हुआ। और आगे बढ़ने पर गुफा सकरी हो गई। अब उसकी ऊंचाई थी मात्र 2 फीट। अब इतनी कम ऊंचाई के अंदर जाना संभव नहीं था, तो हम लोग बाहर आ गए। अब जब हम बाहर निकले तो गांव वालों ने उस गुफा के मुहाने पर बहुत सारी लकड़ियां रखी और उसमें आग लगा दी, लेकिन उसका कोई नतीजा आया नहीं सामने। अब जो बड़ा वाला पेड़ था हम उस पर बैठे, नीचे एक बकरी बांधी। काफ़ी देर तक बकरी मिमियाती रही और उसके बाद चुप हो गई। रात के 10 बजे तक हम लोग उस पेड़ पर बैठे। उसके बाद वापस लौट आए अपने प्राइमरी स्कूल वाले रूम पर। अब पहले 2 दिनों तक कोई खबर आई नहीं उस आदमखोर की। तीसरे दिन जोरदार बारिश शुरू हो गई। अब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब जहाँ पर हम लोग थे वहाँ की ऊंचाई थी 5000 फीट अबव सी लेवल। हम कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय कमरे के अंदर बंद रहने के। गांव वाले आ गए लकड़ी लेके, उन्होंने आग जलाई। हम लोग बैठकर बातें करने लगे। गांव वालों ने हमें एक कहानी सुनाई। वो कहानी कुछ इस तरह से है। एक आदमखोर उस इलाके में वारदात कर रहा था। महीना था मई का, मौसम था गर्म। एक अकेली झोपड़ी थी जिसमें रहते थे एक आदमी और उसकी पत्नी। अब क्योंकि पिछले कई दिनों से मैन ईटर की कोई खबर आई नहीं थी, तो जितने भी प्रिकॉशंस लेते थे वो लोग, उसमें उन्होंने ढिलाई बरतनी शुरू कर दी थी। मौसम गर्म था। वो पति और पत्नी बाहर सोना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ तो दहशत थी उस आदमखोर की। तो उन्होंने डिसाइड किया घर के अंदर सोएंगे लेकिन दरवाज़ा खुला रखेंगे। अब मैन ईटर उस इलाके में आया। जब उसने देखा कि दरवाज़ा खुला है तो घुस गया वो झोपड़ी के अंदर और उस औरत को पकड़ लिया उसकी बाह से। अब उस औरत ने बिल्कुल भी चिल्लाया नहीं, धीमे से अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे आदमखोर लेके जा रहा है, घबराना नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। अब उस औरत ने कहा कि धीरे से कुल्हाड़ी लेके आओ। वो कुल्हाड़ी कहाँ रखी है ये भी उसने अपने पति को बताया। उसने कहा पीछे पीछे आना और कुल्हाड़ी मार देना इस आदमखोर के सर पर। जब वो ये बातें कर रही थी तो वो चलती भी जा रही थी उस आदमखोर के साथ। अब ये करते हुए उस महिला ने अपना धैर्य और शांति बनाई हुई थी। उसने अपने पति से कहा कि अच्छे से निशाना मारना, मैन ईटर के सर पर ही लगना चाहिए, कहीं ऐसा मत कर देना कि मेरा हाथ ही काट दो। उस महिला के पति ने बड़ी ही शांति के साथ वो बातें सुनी, धैर्य के साथ पीछे चलता रहा। एक ही वार में काम तमाम कर दिया उस नरभक्षी तेंदुए का। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि उसका हाथ कट फट गया था। बड़ी जल्दी ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। महिला को बहादुरी का अवार्ड दिया डीएम उत्तरकाशी ने, और ये घटना सच्ची थी इस बात को रिकन्फर्म किया डीएफओ ने भी। अब अगर पाठक आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, वो जानना चाहते होंगे इस कहानी की सत्यता के बारे में, तो मैं उन्हें कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। अब जब उस महिला का हाथ आदमखोर ने पकड़ा और उसे खींचने की कोशिश की, बिना उसकी मेहनत किए वो महिला उसके साथ चल पड़ी, तो वो हाथ को मुंह में दबाए दबाए आगे चलता रहा। शायद उसे यह आभास हो गया था कि वो उस शिकार को खींच के लेके जा रहा है। अब पाठकों के मन में सवाल आएगा कि इतनी बढ़िया सुनने की क्षमता रखने वाला जानवर कैसे उसके पति के कदमों के आहट को मिस कर सकता है जो कि आ रहा था पीछे पीछे। तो उस बारे में मेरा ये मानना है, क्योंकि आदमखोर भी चल रहा था, उसके बगल में महिला भी चल रही थी, दोनों से कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही होगी। उस आवाज़ की वजह से उसने पति के कदमों की आवाज़ को सुना नहीं होगा।
शायद आदमखोर का पूरा ध्यान अपने शिकार की तरफ था, इसलिए उसने पीछे की आवाज़ नहीं सुनी। अब जब तक वो कहानी गांव वालों ने हमें सुनाई काफ़ी देर हो चुकी थी, तो उसके बाद गांव वाले अपने घर चले गए। अब उस इलाके में हम लोग थे करीब 10 दिन से, और हमारा कोई आमना सामना हुआ नहीं था उस आदमखोर से। ज़्यादातर समय हमने बिताया था कमरे के अंदर ही, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश। अब हमारे घर पर हमें कुछ ज़रूरी काम था, इससे ज़्यादा समय तक हम वहाँ रुक नहीं सकते थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम जाते हैं अपने घर। जब मौसम साफ हो जाएगा तो फिर वापस लौटेंगे, या फिर कोई खबर आएगी उस आदमखोर की। अब हम जब अपना प्रोग्राम तय कर रहे थे कि कल सुबह कितने बजे निकलना है, कैसे निकलना है, तभी हमें बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। अब आवाज़ जो आ रही थी हमसे करीब 4-5 किलोमीटर नीचे एक गांव से आ रही थी, यानी कि डिस्टेंस था एरियल डिस्टेंस। एक गांव था जहां पर उस आदमखोर ने 2 लोगों को अपना शिकार बनाया था, और ये गांव जंगल के एकदम नज़दीक था। कुत्ते जिस अंदाज में भौंक रहे थे, हमें लग रहा था कि ये तेंदुए को देख के ही भौंक रहे हैं। शायद वो आदमखोर ही होगा, क्योंकि वहां पर वो 2 वारदात पहले कर चुका था। लेकिन क्योंकि अभी भी बारिश हो रही थी, हम कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास थी इलेक्ट्रिक लाइट, और वो बरसते पानी में काम नहीं आती। अब हम अपने रूम से बाहर निकले देखने के लिए कि वो दिशा तो देखें, किस तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है। हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जब हम बाहर निकले। तारे चमक रहे थे, आसमान में एक भी बादल नहीं था। अब ये भगवान का भेजा हुआ सुनहरा मौका था। बादल छट चुके थे। हमारे पास 100% गारंटी थी तेंदुए की खबर की, क्योंकि कुत्तों के भौंकने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। अब हमने अंदाजा लगाया कि वो मैन ईटर आएगा कैसे, क्योंकि उसे आज शिकार तो मिलेगा नहीं। गांव वालों को सावधान कर दिया है कुत्तों ने। गांव वाले आपस में चिल्ला के बात भी कर रहे थे, जो कि हमें सुनाई दे रही थी। अब वो आएगा सड़क पर। सड़क के नीचे एक गांव और था। हमें लगा वो आदमखोर वहां जाने की कोशिश करेगा। हम जल्दी से जल्दी उस रोड पर पहुंचना चाहते थे जिस रोड को लेपर्ड पार करेगा, ऐसा हमारा अंदाजा था। करीब करीब हम भागते हुए ही उस जगह पर पहुंचे जहां पर हमारी जीप पार्क थी। हमें करीब चलना पड़ा आधा किलोमीटर जीप तक पहुंचने के लिए। फिर हम जल्दी से उस जगह पर पहुंचे जहां से हमें उम्मीद थी कि मैन ईटर रोड को क्रॉस करेगा, लेकिन वहां पर उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया था। हमें लगा कि मैन ईटर निकल गया है। फिर भी हमने सोचा कि उस इलाके का एक राउंड ले लेते हैं। सड़क के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक टॉर्च मारते हुए हम घूम रहे थे। पूरा एक राउंड ले लिया, कुछ भी नजर नहीं आया। हम विचार मग्न थे कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। हमें लगा कि यह भी हो सकता है कि क्योंकि अब कुत्ते शांत हो गए हैं, तो उस रोड से लेपर्ड नीचे की तरफ चला गया होगा, जिस गांव में वो जाना चाहता था। तो हमने सोचा कि जो सर्च लाइट हम ऊपर मार रहे हैं, हमें मारनी चाहिए नीचे। अब जब नीचे हमने टॉर्च मारनी शुरू की, तो हमें वो मैन ईटर नजर आ गया। एक पेड़ पर था, सीढ़ीदार खेत में ये पेड़ लगा था। ये पेड़ और वो आदमखोर हमसे 50 गज की दूरी पर था, और जिस ऊंचाई पर हम खड़े थे वहां से 100 फीट नीचे था। मैन ईटर एक घर की तरफ देख रहा था जो उस पेड़ से करीब 20 गज की नीचाई पर था। अब उस आदमखोर का पिछला हिस्सा हमारी तरफ था, और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो हमें ड्राइवर दिया था, वो कोई एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं था इस तरह की रोड पर गाड़ी चलाने के लिए। अब जब उस ड्राइवर को हमने गाड़ी रोकने के लिए कहा, तो उसने गाड़ी रोकी तो जरूर, वहां रोकी जहां से वो लेपर्ड को देख पा रहा था। हम लोग जीप में पीछे बैठे थे, हमें वो लेपर्ड नजर नहीं आ रहा था। अब जब हमने फुसफुसा के उसे बोला कि थोड़ा गाड़ी पीछे करो, उसने गाड़ी पीछे की, लेकिन वो फुसफुसाहट आदमखोर ने सुन ली और वो पेड़ से नीचे उतर गया। 10-15 मिनट तक हम सर्च लाइट से उसे ढूंढते रहे। फिर हमें वो नजर आया उसी खेत पर। अब वो आदमखोर हमारी तरफ देख रहा था। हम केवल उसकी आंखें देख पा रहे थे, बाकी के उसका शरीर उस सीढ़ीदार खेत के नीचे था। हमें सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। वो लगातार हमारी तरफ देखे जा रहा था। वो जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यह हरकत क्या हो रही है, ये माजरा क्या है। अब क्योंकि अगले दिन हमें वापस जाना था, हमारा प्रेस से रिलेटेड कार्य हमें देखना था, तो हमने सोचा आखिरी मौका है, मार दो चौका। रात का समय था, थोड़ी देर का मौका था। अगर थोड़ा और समय होता, हमारे पास मौका होता, तो ये शॉट मारने की गलती मैं कभी नहीं करता। कि अगर वो नहीं मरा तो वो इलाका छोड़ के चला जाएगा, फिर हमें उसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो मैंने भगवान का नाम लिया और उसकी दोनों आंखों के बीच में निशाना लगा के चला दी गोली। गोली चलाने के बाद
आदमखोर का कोई नामो निशान नहीं मिला। फर्क हुआ तो केवल एक कि वो 20 फीट नीचे घर था। जिस तरफ वो आदमखोर निगाह जमा के बैठा था वहां जल गई एक लाइट। हमने चिल्ला के बोला उस घर के मालिक से कि घर के बाहर मत निकलना और वो लाइट भी मत बुझाना। हमने उस आदमी से चिल्ला के बोला कि तुम्हारे घर की तरफ आने का रास्ता कहाँ से है। उसने भी चिल्ला के ही जवाब दिया कि मेरे घर के आने का रास्ता यहाँ से नहीं है। अगर आप आना चाहते हो आपको 2 किलोमीटर घूम के आना हो। अब हम अपनी टॉर्च वहां से हटा नहीं सकते थे जहां पर हमने फोकस की थी। हमें मालूम था कि नीचे जाने का रास्ता नहीं है, फिर भी हमें कैसे भी नीचे तो जाना था। जब वहां जाके हमने नीचे उतरने की कोशिश की तो देखा बहुत ही खड़ी उतार है, नीचे जाना संभव ही नहीं था। अब सड़क पर जाके हम काफी देर तक आगे पीछे करते रहे। हमें एक जगह नजर आई जहां से लग रहा था कि नीचे जा पाएंगे। ये बकरी के आने जाने वाला रास्ता सा लग रहा था। काफी देर आड़े टेढ़े चलने के बाद एक किनारे पर हम पहुंचे, लेकिन आसमान से गिरे खजूर पर अटके। हम एक ऐसी जगह आ गए थे, ना तो हम नीचे जा सकते थे क्योंकि रास्ता नहीं था, ऊपर भी नहीं जा सकते थे। एकदम खड़ी चढ़ाई थी। ऊपर जाने की कोशिश करते तो शायद नीचे ही चले जाते। बड़ी मुश्किल से खिसकते हुए, सरकते हुए, चट्टानों पर चिपकते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। हमारी तकलीफें कई गुना बढ़ गई थी क्योंकि हम केवल एक हाथ का सहारा ले पा रहे थे चट्टान का, दूसरी हाथ में थी राइफल। क्योंकि राइफल को हाथ से छोड़ने की गलती हम कर नहीं सकते थे क्योंकि पास में ही थे चिचा, यानी कि वो तेंदुआ। वो गिरते पड़ते हम नहीं थे, पत्थर थे जो हमारे चलने से गिर रहे थे। हम पहुंच गए उस सीढ़ीदार खेत पर जहां हमने गोली मारी थी उस आदमखोर को। जब मैंने लेपर्ड पर गोली चलाई थी वो हमसे था करीब 100 गज की दूरी पर। अब जहां पर हम थे वहां पर ग्राउंड लेवल था। उस जगह तक जाने के लिए हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। हमें वो आदमखोर मरा हुआ मिल गया, बैठी हुई पोजीशन में। उसने अपने अगले पैर 4 फीट ऊंचे खेत पर रखे थे जहां से वो स्पॉटलाइट की तरफ झांक रहा था। मैंने निशाना लिया था उसकी दोनों आंखों के बीच में। गोली सटीक निशाने पर लगी थी। लेपर्ड जहां पर था, जिस पोजीशन में था, वैसे ही मर गया था। जहां गोली लगी थी अगर वो 1 सेंटीमीटर ऊपर लगती तो मात्र छू कर निकल जाती उस आदमखोर को, लेकिन वो गोली लग गई थी। हो गया था अंत उस नरभक्षी तेंदुए का। ये दिन हमारा धारासू में आखिरी दिन था। तो दोस्तों इसी के साथ एंड हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।